मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा? मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। आप जो मंडी खत्म करने की बात करते थे, हम 1000 मंडियों को और सशक्तिकरण और करने जा रहे हैं। आपके पास न तर्क है न तथ्य है, आप तो केवल टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई, सही बात है। मंडी, इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? ये आरोप लगाया कि फैमिली सिल्वर बेचने जा रहे हैं। अरे सर, एक तो इनके नेता ने कहा कि हम दो हमारे दो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कौन सी वो 2 कंपनियां थी जिसको आपने देश के बड़े 4 एयरपोर्ट दे दिए? ना आपने दिल्ली छोड़ा, ना मुंबई, ना हैदराबाद, ना बैंगलोर। क्या आप जवाब देंगे? ये 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का समय आपके समय शुरू हुआ था, जो उसके बाद मिला है। एयर इंडिया की दुर्गति किसने की? क्या हालत थी एयर इंडिया की? क्या देश नहीं जानता? किस हाथों में आपको देकर गए थे और आपने 28 की बजाय 58 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात की। 7000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, 50,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया, डुबा कर आप एयर इंडिया को चले गए। अब हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा आप चाहते हो कि हर साल 6-6 हजार करोड़ रुपए उसके लिए डाला जाए, लेकिन देश की गरीब जनता के विकास के लिए ना दिया जाए। क्या करना चाहिए? आप प्राथमिकता तय कर लीजिए। यही नहीं माननीय सभापति जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि गलत यह करके जाएं, 11%, 12% महंगाई दर आपकी सरकार में 10 साल में रहती थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 4% एवरेज इन्फ्लेशन है। यह हमने करके दिखाया है। आप फिजिकल डेफिसिट को 5.6% पर छोड़कर गए, उसको कम करके 3.5% से कम लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आप लगातार आपने एक के बाद एक देखा जाए हिंदुस्तान के बैंकों को अग्रेसिव लेंडिंग करके उन लोगों को पैसा देने के लिए मजबूर किया जो विदेशों में भागकर खड़े हुए हैं। आपने कोई कड़ा कानून नहीं बनाया। अगर कड़ा कानून भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल बनाया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का कराया मोदी सरकार ने। एनपीए सही डिक्लेयर किया मोदी सरकार ने। 5.5 लाख करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन बैंकों को किया मोदी सरकार ने। इस साल भी 20,000 करोड़ अगर फिर बैंकों को देने की बात करिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार। पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अरे किसी भी विषय पर, किसी भी डिपार्टमेंट पर आप चर्चा करने के लिए तैयार होइए। हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया। तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। मगर ये कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। 7 साल का कार्यकाल इसका गवाह। बड़े बड़े नारे दिए गए। नारा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 14 करोड़ मिल जाने चाहिए थे 7 साल में। मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में पिछले साल 70 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से एनएसओ के सर्वे ने दिखाने का काम किया। मगर 70 साल का केवल अकलौता बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 70 साल में
सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है तो आपकी सरकार में, 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में, 70 साल में एनपीए के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में, और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति, केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदरन का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितने खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में एमएसपी पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का एमएसपी का उसका पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कितनी देर हो ऐसी क्या बात थी कि आपकी सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला आता था? डॉक्टर साहब ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन जो नीचे सारे थे उनकी बात तो देखिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। शायद ही कोई डिपार्टमेंट आपके समय ऐसा होगा जहां पर घोटाले की बू ना आ रही हो। लेकिन मोदी सरकार के 7 वर्ष होने जा रहे हैं, कोई 7 पैसे का आरोप भी मोदी सरकार के किसी मंत्री पर नहीं लगा। यह है ईमानदारी से चलने वाली सरकार। मैं यही नहीं, आप में से किसी ने कहा मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए क्या किया? अरे हमने तो किया सो किया, आप तो एक डेफिनेशन नहीं बदल पाए, हमने उनकी डेफिनेशन भी बदली, उनकी टर्नओवर लिमिट को भी बढ़ाया, और इस आपदा के समय 3 लाख करोड़ रुपया अगर बगैर किसी गारंटी और कोलैटरल के 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग वालों को दी। सबऑर्डिनेट डेट स्कीम में 30,000 करोड़ रुपया हो, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में हो, और यही नहीं, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग हैज आल्सो गॉन डाउन। सर, इंटरेस्ट रेट लगातार कम हो रहे हैं। आज घरों की खरीद क्यों बढ़ रही है? रियल एस्टेट में तेजी क्यों आई वापस? क्यों मध्यम वर्ग के लोग घर लेना चाहते हैं? क्योंकि उनको 1 साल के लिए हमने वापस और आगे इनकम टैक्स की एग्जम्पशन और जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी सर, हमने वो भी बढ़ा दिया। गरीब को घर मिल रहा है। रेरा जैसा कानून, जब सभापति जी पहले मंत्री हुआ करते थे उस समय रेरा के कानून माननीय वेंकैया जी लेकर आए थे, मोदी जी की सरकार में लाए। सर, इससे गरीबों को घर मिलने का काम भी हुआ, रुके हुए प्रोजेक्ट उसको भी पूरा करने का काम किया। रिस्ट्रक्चरिंग हमने एमएसएमई के लिए अलाउ की, 25 करोड़ तक के जो अकाउंट थे उसको रेजोल्यूशन लाने का भी, रिस्ट्रक्चरिंग का भी किया। कामत कमेटी ने रिपोर्ट दी 26 सेक्टर की, प्लस हमने एक हेल्थ जोड़ के उनको पैसा देने का काम किया। आप में से किसी ने कहा कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। अरे इस देश में अपर हाउस में बैठकर अगर कोई ये कह दे कि देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता, दुर्भाग्य है सर। हम हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स भी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनाएंगे, और इकोनॉमिक पावर हाउस भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बनाएंगे। प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं। प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे, प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को? प्राइवेट मंडी के अंदर आए और एमएसपी से ज्यादा में खरीदे। कह रहे हैं बाहर भाव ज्यादा मिलेगा, विकल्प होगा, बाहर ज्यादा मिलेगा, बाहर ज्यादा भाव मिलेगा प्राइवेट में। तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है कि अगर एमएसपी से कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कानूनी बाध्य, उस पर बाध्य होगा। हरियाणा के अंदर 2007 में हमने कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट लाए एपीएमसी के अंदर, निजी अलाउ किया निजी कंपनियों को, मगर साथ में कानून लिख दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी से नीचे किया जाएगा तो गैर कानूनी होगा और कानूनी कार्रवाई होगी जो लोग इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कह रहे हैं ज्यादा मिलेगी तो आप कर दीजिए, ये कानूनी प्रावधान देने का आप काम करें। आपने कहा कि एक शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्रियों का समय हुड्डा कमेटी ने भी इसकी सिफारिश करी थी कि एपीएम सुधार हो, एपीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव हो। मैं बताना चाहता हूं कि हुड्डा कमेटी ने, जिस कमेटी में प्रकाश सिंह बादल जी, ममता बनर्जी जी और नीतीश कुमार जी भी सदस्य थे, उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया था इस पे? उन्होंने कहा था कि एपीएमसी में सुधार हो मगर एपीएमसी का विस्तार हो। सबसे पहले मंडी, जिस प्रकार से हरियाणा में हर 10 किलोमीटर में मंडी हमने स्थापित करी थी अपनी सरकार में, पूरे देश के अंदर हर 10 किलोमीटर में मंडी बने। दूसरा,
प्राइवेट अगर आए तो मंडियों के अंदर आए, एमएसपी से ज्यादा पे खरीदें, एमएसपी से कम पे खरीदते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो, वो ऐसी खरीदारी अलाउ ना हो। तीसरा, एमएसपी की कैलकुलेशन C2 के आधार पे हो, A2 कॉस्ट नहीं, C2 खर्चे के आधार पे एमएसपी कास्ट हो, जो आज किसानों की सबसे बड़ी मांग है। चौथा, एमएसपी जो चौथे उसमें कहा कि कर्जे का जो दर है वो नो डिस्कशंस प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। किसी और की बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। दीपेंद्र जी कंटिन्यू। ये सिफारिश थी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक बात आई कि ओपन मार्केट, फ्री मार्केट अच्छी है। फ्री मार्केट हर चीज के लिए अच्छी नहीं है। मार्केट, अनियंत्रित मार्केट, किसान को आप अमेरिका का उदाहरण उठा के देखिए। अमेरिका में 1/4 लोग कृषि से जुड़े हुए थे आज से 50-60 साल पहले। फ्री मार्केट लेके आए, आज मात्र 1% अमेरिका की जनसंख्या कृषि पे आधारित है। क्या एक कंसेप्ट आया फ्री मार्केट के बाद? गेट बिग और गेट आउट। कौन कहता है कि वो हमसे ज्यादा कर पाया किसानों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं इस खुले मन से सर। ये लोग कहते हैं काला कानून है, जिनकी नजर ही काली होगी, सोच ही वैसी होगी, उनको ये कानून काला ही नजर आएगा। ये हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करने के लिए इस कानून को लाया गया है और हम प्रतिबद्ध हैं, हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करके छोड़ेंगे। सर, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं सर, अगर आप देखें गेहूं की खरीद यूपीए के टाइम पर 2013-14 में 33,874 करोड़ की हुई। हमने उससे दुगनी से ज्यादा 75,000 करोड़ से ज्यादा की खरीद हमने की। सर धान की खरीद इन्होंने 63,000 करोड़ की हमने 1,72,752 करोड़ की। सर इन्होंने कपास की खरीद मात्र 90 करोड़ की, लेकिन मोदी सरकार में खरीद 25,974 करोड़ की हुई। कहां 90 करोड़, कहां 25,974 करोड़। सर यही नहीं, अगर आप देखेंगे सर कपास के लिए मैंने बता दिया, दलहन के लिए सर 235 करोड़ इन्होंने खर्च किए, तो हमने 10,530 करोड़, 40 गुना से ज्यादा खर्च किया। सर मैं बता सकता हूं सर, मुझे अंत में केवल 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करनी है। सर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि पेरिशेबल गुड्स खत्म ना हो। सर क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने 65 साल? मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, लेकिन उसके बावजूद ना पेट्रोल डीजल के किसी के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े बुद्धि अर्थशास्त्री पिछली सरकार में थे। मैं खुली चुनौती देता हूं, वो कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि कैसे सेस लगाने से दाम बढ़ सकता है। इस सदन में आकर वो गलत आंकड़ा देके चले गए। दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी? कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा? अरे देश के गरीब किसान को, भोले भाले किसान को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यह किसान की आय को दुगना करने का काम हमने लिया है, करके छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी भ्रमित कीजिए, महात्मा गांधी के इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मैं इतना ही कहता हूं, आप जो मंडी खत्म करने की बात करते थे, हम 1000 मंडियों को और सशक्तिकरण और करने जा रहे हैं। आपके पास न तर्क है न तथ्य है, आप तो केवल टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ऐसी बात बोलो, हेडलाइन बने, नेगेटिव न्यूज चलती रहे। हम नकारात्मकता की ओर से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर देश के नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, जवान सबका आगे बढ़ने का अवसर मिले। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आप इस अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, मैं इतना ही कहते अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब 2014 में हमने सत्ता ली, तब भारत दुनिया की 5 उन लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया। मैं कृषि पे आऊंगा। उम्मीद थी कि ये बजट किसानों को समर्पित होगा, क्योंकि जब आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी कोरोना में, तो किसान अपने हल को लेकर निकला था, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के निकला था और अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। उस समय आपकी भोजन की व्यवस्था अबाधित किसान ने देने का काम किया था। लेकिन कृषि बजट को ही आपने घटा दिया 8.5%। कृषि कानून पे बड़ी चर्चा हुई। ये कहा गया
कि आंदोलन के बारे में बात करी, इन कानूनों में काला क्या है ये हमें नहीं बताया गया। मैं 2-3 बातें उसमें भी बताना चाहता हूं, काला क्या है। आपने कहा 11 राउंड बातचीत की हुई, किसान संगठनों ने कुछ काला नहीं बताया, नजरिए का फर्क है। आप इसको बड़े व्यवसायी के प्रॉफिट मार्जिन के नजरिए से देखते हैं या आप इसको किसान के जीवन मरण जीविका के नजरिए से देखते हैं। कहा गया कि बिन मांगे दिया गया, और बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे। बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक बिन मांगे, कई बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं। फर्क है उनमें और इसमें फर्क है। उनमें जिस वर्ग के लिए दिया गया वो वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पे नहीं आया। बाल कानून लागू हुआ तो दिल्ली को बच्चों ने नहीं घेरा बाल कानून वापस लिया जाए। दहेज का कानून आया तो महिलाएं धरने पे नहीं बैठी कि हमें दहेज देना है। मगर यहां जिस वर्ग के लिए आपने दिया वो वर्ग आज आपके दरवाजे पे आया, दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। आपने कहा मंडियां, अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई। सही बात है, मंडी, इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? एक मंडी। और ये जो टैक्स आप कह रहे टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4% और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे। फिर बात आई कि एमएसपी खत्म। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई है किसमें दम जो बताए कि एमएसपी चली जाएगी। सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी। मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? मंडी खत्म